नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे और आपने उसे खूब एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको लिंक्स ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का दूसरा पार्ट। विक्रम सिंह थाने पहुंचा। उसने सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह को तलब किया। मनमोहन सिंह एक 6 फुटा खूबसूरत सिख नौजवान था जो केवल 6 माह पहले अपनी ट्रेनिंग समाप्त करके विक्रम सिंह के मातहत सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था। एक टेलीफोन के सिराने बैठ जाओ, विक्रम सिंह बोला, और शहर के सारे थानों में बारी बारी फ़ोन करो। यस सर। तुमने मालूम ये करना है कि क्या किसी थाने में पुलिस द्वारा नोटों को मार्क करने के काम आने वाली पारदर्शी नीली डाई इस्तेमाल की गई है। जिस थाने में ऐसा हुआ हो वहाँ से तुमने केस का मुकम्मल ब्यौरा हासिल करना है, समझ गए। यस सर। चलो शुरू करो। मनमोहन सिंह वहाँ से विदा हो गया। तभी एक हवलदार वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि उसे एसीपी साहब याद कर रहे थे। उस बेवक्ती कॉल पर हैरान होता हुआ विक्रम सिंह सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिस में पहुँचा। आओ, एसपी बोला। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। थैंक यू सर, विक्रम सिंह बोला, और एसपी की विशाल मेज के सामने बिछी कई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसने देखा एसपी के सामने उसकी पर्सनल फाइल पड़ी थी। एसपी डीएसपी के पद पर सीधा भर्ती हुआ और फिर आनंद फानंद तरक्की पाया हुआ व्यक्ति था, और विक्रम सिंह से उम्र में छोटा था। कैसा चल रहा है? एसपी चेहरे पर साफ साफ नकली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। क्या कैसे चल रहा है? विक्रम सिंह सहज भाव से बोला। एसपी हड़बड़ाया। वो उसकी पसंद का जवाब नहीं था। जो जवाब सुनने का वो आदी था वो था, अच्छा चल रहा है साहब। भाई महकमा, एसपी बोला, कामकाज, तुम्हारी नौकरी, ये सब कैसा चल रहा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। विक्रम सिंह तनिक उतावले स्वर में बोला, मुझे फौरन हरनबी रोड पर पहुंचना है एसपी साहब। ऊपर से मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए अगर ज़रूरी बात है तो। विक्रम सिंह ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। एसपी की आंखों में ठंडा सर्द भाव आया। मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था, मैं एक केस की तफ्तीश में मशगूल था, विक्रम सिंह बोला। लेकिन मेरा बुलावा, वो केस आपके बुलावे से ज़्यादा अहम था। देखो इंस्पेक्टर, तुम कोई बच्चे नहीं हो और ना ही कोई कल पुलिस में भर्ती हुए हो। 25 साल से एसपी की निगाह अपने आप ही सामने पड़ी विक्रम सिंह की पर्सनल फाइल की तरफ उठ गई। तुम महकमे के मुलाजिम हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के आधुनिक युग में हमारा महकमा आधुनिकता के जिस दौर से गुजर रहा है उसमें ना तुम शरीक हो, ना शरीक होने की तुम्हारी कोई कोशिश है। तुम्हारे तौर तरीके उसी 100 साल पहले के दकियानुसी थानेदार जैसे हैं जिनकी आज की सोसाइटी में कोई जगह नहीं। ज़माना बहुत बदल गया है इंस्पेक्टर। Today greater emphasis is placed upon the protection of the individual than upon the protection of the society. जी, मेरा मतलब है आज जो नागरिक की सुरक्षा पर ज़्यादा है और समाज की सुरक्षा पर कम। अंग्रेजी मुझे आती है, मैंने आपको अनुवाद के लिए नहीं कहा था। मैं ये कहना चाहता था कि अगर ऐसा है तो क्या ये ठीक है? हकीकत यही है, और ये वो हकीकत है जिसे तुम नज़रअंदाज करते हो जानबूझकर। मैं एक अर्ज़ करूँ एसपी साहब? क्या कहना चाहते हो? उंगली से। विक्रम सिंह ने अपना दायां हाथ एसपी के सामने फैलाया और बाएं हाथ की एक उंगली से उसको विभिन्न स्थानों से छूता हुआ बोला, अंगूठे तक पहुंचने के लिए आप कोहनी तक का चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट से मतलब की बात पर आ जाएं तो हम दोनों का वक्त बचेगा। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, मेरा फौरन हरनबी रोड पर पहुंचना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आप सीमेंट वाले अग्रवाल के छोकरे के केस के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। सिर्फ उसी केस के बारे में नहीं, ऐसे और भी केस है मेरे सामने। सीमेंट वाले के छोकरे का पहला केस नहीं है जिसमें तुमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती के तरीके का इस्तेमाल किया है। मैं भी तुम्हें पहली बार नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अपने महकमे में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नापसंद है और नामंजूर। जनाब, मुझे लगता है कि आपको केस की मुकम्मल तौर से वाकिफियत नहीं। वाकिफियत है मुझे, और बड़े गलत तरीके से हुई है। जो जानकारी मुझे अपने मातहत इंस्पेक्टर से हासिल होनी चाहिए थी वो मुझे सरकारी वकील से हासिल हुई। आप जानते हैं कि 22.5 रुपये की हकीर रकम के लिए उस छोकरे ने एक बेसहारा लाचार बूढ़ी क्रिश्चियन औरत को सूट कर दिया था। मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है
कि तुमने सीमेंट वाले अग्रवाल के लड़के अनिल अग्रवाल से उसका गुनाह जबरन मारपीट कर कबूल करवाया। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि और किसी तरीके से वो अपना गुनाह कबूल नहीं करने वाला था। तुम्हें कैसे मालूम था कि उस क्रिश्चियन औरत को अनिल अग्रवाल नाम के छोकरे ने शूट कर दिया था? इलाके में चर्चा था। किसने किया था ऐसा चर्चा? खुद उसने, उस सीमेंट वाले के छोकरे ने, अनिल अग्रवाल ने। वो छोकरा हेरोइन का नशा करता है और नशे में वो डींग हाँकने से बाज नहीं आता। तुम ये कहना चाहते हो कि उसने किसी के सामने खुद ये कबूल किया था कि उसने उस क्या नाम था उसका, उस क्रिश्चियन औरत को शूट किया था? नहीं, ये कबूल नहीं किया था उसने ये डींग हाँकी थी कि उसके पास रिवॉल्वर थी और वो बेखौफ उसे इस्तेमाल कर सकता था। ये कत्ल का इल्ज़ाम कबूल करना तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक डींग के बिना पर जो कुछ हुआ उससे बहुत कुछ साबित हुआ। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से यह निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि जो गोली मरने वाले के जिस्म से निकाली गई थी वो अनिल अग्रवाल के रिवॉल्वर से मैच करती थी। रिवॉल्वर तुमने उसके पास से बरामद की थी? नहीं। तो उसने मुझे बताया था कि रिवॉल्वर उसने कहाँ छुपाई थी। तुम्हें उसने ऐसा तब बताया था जब तुमने उसके साथ मारपीट की थी। मैंने उसे सिर्फ 2 झापड़ रसीद किए थे और मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देने की धमकी दी थी। कर नहीं दी थी, उसकी हर हड्डी पसली सलामत है। लेकिन तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था उस रात लड़के को कातिल करार देने का, उस क्रिश्चियन औरत का कातिल करार देने का। क्या नाम था उसका? उस नामुराद बूढ़ी औरत का नाम मिसेस गोमेज था। कहीं कागज पर नोट कर लीजिए। आपको फिर भूल जाएगा। इसलिए भूल जाएगा क्योंकि वो गरीब थी, बेसहारा थी, एक गंदी चौल की खोली में रहती थी और अपने मरहूम खाविंद की इतनी कम पेंशन पर जिंदा थी जिससे उसे 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती थी। मिसेस गोमेज है वो नाम जिसे याद रखने में आपको तकलीफ होती है, लेकिन उसके कातिल का नाम याद है आपको। उसके बाप का भी नाम याद है आपको। इसलिए याद है क्योंकि वो सीमेंट का व्यापारी है और उसकी थैली में दम है। मजलूम का नाम याद नहीं हमारे एसपी साहब को, लेकिन जालिम का नाम याद है। उस जालिम का नाम याद है जिस हरामजादे कुत्ते के पिल्ले ने मोटे माल की उम्मीद में उस बूढ़ी औरत का वो पर्स झपटने की कोशिश की जिसमें सिर्फ 22.5 रुपये थे, जो उस औरत की कुल जमा पूंजी थी, जिसने उसको अभी बाकी का महीना काटना था। 22.5 रुपये की उस नाकाफी रकम से उस औरत ने अभी महीने के 11 दिन और काटने थे, उबले चावलों और नमक के सहारे। उस बूढ़ी औरत की भूख से उस नाली के कीड़े की हीरोइन की तलब ज़्यादा ज़रूरी थी जिसे पैसे की खातिर मोटी थैली वाले अपने बाप का गला काटना न सूझा। एक 65 साल की मौत की कगार पर खड़ी औरत को शूट करना सूझा। ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये मेरा पॉइंट है। क्रोध के आवेग में विक्रम सिंह उठकर खड़ा हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि उस औरत को जिंदा रहने का हक था उसे अपनी अभावग्रस्त दयनीय जिंदगी जीने का, अपने चावल उबालने का और उन्हें नमक के साथ खाने का, उस चर्च में जाकर आधा दिन अपने महरूम खाविंद को याद करने का जो उसके लिए सिर्फ इतनी पेंशन का इंतजाम छोड़कर मरा जिससे सिर्फ कीड़ा लगे चावल और नमक खरीदा जा सकता था। उस चर्च में जाकर जहाँ की वो बूढ़ी गरीब औरत एक मोमबत्ती जलाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ऐसी औरत को उस सीमेंट वाले के छोकरे ने शूट कर दिया। 22.5 रुपये की खातिर शूट कर दिया। ये मेरा पॉइंट है। देखो, इंस्पेक्टर का आक्रोश देखकर एसपी अनायास डिफेंसिव हो उठा। मैं उस छोकरे की हिमायत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अभी आप इस बात की दुहाई नहीं देंगे कि वो बच्चा है, नादान है, माँ बाप की लापरवाही और निगलेक्ट की वजह से गलत कंपनी में पढ़कर बिगड़ गया है वगैरह। एसपी ने बेचैनी से पहलू बदला। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से नाफरमानी की उम्मीद तो उसे हमेशा ही होती थी, लेकिन जैसा रौद्र रूप वो उसका उस रोज देख रहा था उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ऊपर से खुंदक आ रही कि अनायास स्थिति का कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया था। स्थिति को फिर काबू करने की कोशिश में वो बोला, अनिल अग्रवाल को छोड़ा जा रहा है। विक्रम सिंह को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। क्या? उसके मुंह से निकला, हाँ, सरकारी वकील की उस छोकरे के वकील से बात हुई है। उसका वकील कहता है कि उसके क्लाइंट पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके तुमने उसके क्लाइंट के बुनियादी अधिकारों की अवहेलना की है। वो कोर्ट में हमारे महकमे पर काउंटर केस दायर करना चाहता है। तुम पर विभागीय एक्शन की मांग की जा रही है। ये सारी बात अखबार वालों की जानकारी में आ जाने की सूरत में महकमे की नाक कट के हाथ में आ सकती है। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। ऐसा ना होने में ही हम सबकी, खास तौर से तुम्हारी भलाई थी। क्या सौदा किया है आपने उस मुजरिम के साथ? सौदा सबसे, एसपी फिर बुनबुनाया। वही किया गया है जो मुनासिब था, वो बोला। जिस बेजा तरीके से तुमने रिवॉल्वर बरामद की थी उसके बिना पर केस डिसमिस भी हो सकता था। अब कम से कम कुछ तो सजा होगी उस छोकरे को। अब क्या होगा? अब वो अदालत में खुद अपना जुर्म कबूल करेगा। ये कि उसने उस औरत को शूट किया था? नहीं, बल्कि ये कि रिवॉल्वर उससे अनजाने में चल गई थी। हकीकतन उसका उस बूढ़ी औरत को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसी बिना पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
ताकि हेरोइन के नशे से भड़का वो पागल कुत्ता फिर कोई खून करे, ताकि। इंस्पेक्टर, तुम समझते नहीं हो। क्या नहीं समझता मैं? रिवॉल्वर की बरामदी के मामले में तुम्हें उस पर 3rd डिग्री नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उसके बिना वो नहीं बताने वाला था कि रिवॉल्वर उसने कहाँ छुपाई थी। तुम्हारे इन बाबा आदम के ज़माने के तरीकों से कोर्ट में केस नहीं टिकता। मेरा केस टिका है, हमेशा टिकता। आपने पहले ही केस का निपटारा ना कर दिया होता तो ये भी टिकता। देखो आप देखिए और समझिए, वो छूट गया सो छूट गया, लेकिन मेरे इलाके में अगर वो मुझे फिर दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं। तुम उस पर बेजा दबाव नहीं डाल सकते। खैर नहीं उसकी, ये बात समझा दीजिएगा उसे। मैं समझा दूंगा। एसपी हड़बड़ाया। जी हाँ, आप, उसका बाप। अब तक आपके किसी दोस्त का दोस्त या कि दोस्त का दोस्त तो निकल ही आया होगा। उसके घर चले जाइएगा, लड़के को समझाने में सुविधा होगी। अपनी गोद में बिठा लीजिएगा उसे समझाते वक्त। इंस्पेक्टर, तुम बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, देखो जरा अक्ल से काम लो और बात को समझने की कोशिश करो। किसी चोर उचक्के को, किसी गुंडे बदमाश को, किसी रेहड़ टांगे वाले को पीटना और किसी करोड़पति सेठ की इकलौती औलाद पर हाथ उठाना एक ही बात नहीं होती। दूसरी किस्म की हरकत बहुत तूल पकड़ सकती है और महकमे को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महकमे का इमेज बिगाड़ने वाली कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ तुम काबिल पुलिस अधिकारी हो, इलाके में तुम्हारी बड़ी धाक है, यहाँ क्राइम रेट भी कम है। मैं ये भी मानता हूँ कि अपनी 25 साल की नौकरी के दौरान तुमने कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो कोई दूसरा अधिकारी नहीं कर सकता, जो कई दूसरे अधिकारी मिलकर भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़माना बहुत बदल गया है इंस्पेक्टर। ज़माने के साथ तुम्हें भी बदलना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं बदले। एसपी ने एक उंगली से विक्रम सिंह की पर्सनल फाइल ठकठकाई। 4 बार प्रमोशन, 3 बार पुलिस का मेडल, कई प्रशस्ति पत्र, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए 2 बार गंभीर रूप से घायल, लेकिन साथ ही 2 सस्पेंशन, 60 ट्रांसफर, दर्जनों वार्निंग। ऐसा या इससे बुरा भी हो सकता है, तुम्हारे निहायत अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद हो सकता है। यही बताने के लिए आपने मुझे तलब किया था। हाँ, अनिल अग्रवाल वाले केस में तुम्हारी वजह से महकमे की साख पर धब्बा लगा। ऐसी कोई हरकत दोबारा ना हो, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है। एक आदमी की वजह से मैं पूरे महकमे का इमेज नहीं बिगड़ने दे सकता। अंडरस्टैंड? यस सर, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना हरनबी रोड पहुंचे। गुप्ता ज्वेलर्स के शोरूम के मुख्य द्वार के पहलू में बनी कोई 6 फुट गुणा 6 फुट की शो विंडो की लोहे की मजबूत ग्रिल अपनी चौखट समेत उखड़ी हुई नीचे फुटपाथ पर पड़ी थी। करीबी एक रोलर खड़ा था। शोरूम के आगे आसपास के दुकानदारों की और अन्य तमाशाइयों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस जीप वहां पहुंचते ही लोग शोरूम के सामने से परे सरकने लगे। शोरूम में बदहवास घनश्याम गुप्ता मौजूद था। वो 40-42 साल का झोलझाल आदमी था जो 50 के ऊपर लगता था। मुझे, विक्रम सिंह बोला, आपके भाई की मौत का अफसोस है। राजेश मुझसे 17 साल छोटा था। घनश्याम गुप्ता गमगीन स्वर में बोला, वो मेरे लिए औलाद जैसा था। कितना माल गया? कोई 1.25 लाख रुपया नकद और कोई 30 लाख के जेवरात। जेवरात तो इंश्योर्ड होंगे, इंश्योर्ड तो कैश भी था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मेरा भाई तो बीमा कंपनी से वापस नहीं मिल सकता ना। माल तो अभी बहुत पड़ा है यहाँ। डकैतों ने शोरूम का सारा माल लूटने की कोशिश नहीं की। शायद रास्ते में ही उनका धीरज छूट गया था। ओह, उन्होंने उतना ही माल लूटा था जितना वे पुलिस के आगमन तक लूट चुके थे। पुलिस तो आनन फानन यहाँ पहुँच गई होगी। जी हाँ, लेकिन तब तक भी वो शोकेशों के शीशे तोड़ कर 30 लाख रुपए का माल अपने काबू में कर चुके थे। हालांकि मेरे अलार्म बेल बजाने और उसे सुनकर पुलिस के यहाँ पहुँचने के बीच बहुत कम वक्त बीता था। मेरे भाई को अपनी गिरफ्त में लेकर ही वे हरामजादे यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। कमीने माल छीन लेते उससे, जान लेने की क्या जरूरत थी उसकी? अगर ये काम कुलभूषण का था तो जरूरत हो सकती थी। कुलभूषण, वो जिसे मेरे भाई की गवाही की वजह से उम्र कैद हुई थी और जिसने आपके भाई को जान से मार देने की धमकी दी थी। लेकिन वो तो जेल में है। हाँ, परसों तक था, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो जेल से भाग चुका है। जेल तोड़कर? हाँ। हे भगवान, अखबार नहीं पढ़ते आप? अखबार में छपी है ये खबर। मैं अखबार नहीं पढ़ता। किसी ने जिक्र भी नहीं किया ना। राजेश को भी नहीं मालूम थी ये बात? जरूर नहीं मालूम थी। मालूम होती तो उसने मुझे जरूर बताई होती। आपने उन 4 डकैतों को देखा था क्या? उसमें से कोई कुलभूषण था? उनके चेहरे कहाँ देखे थे इंस्पेक्टर साहब? चेहरों पर तो उन्होंने नकाब चढ़ाए हुए थे। आदमी अपने कदकाठ से भी पहचाना जाता है, आवाज से भी पहचाना जाता है। किसी का कदकाठ या आवाज आपको कुलभूषण जैसी लगी हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। मेरे जहन में तो उस वक्त कुलभूषण का ख्याल तक नहीं था। आज 2 साल बाद मुझे तो उसकी याद तक नहीं रही थी। यानी कि उन डकैतों में कुलभूषण था भी तो आपको उसकी मालूम नहीं ना? वे हथियारबंद थे?
चारों नहीं, 2 हथियारबंद थे। 2 के पास रिवॉल्वर थी और बाकी 2 खाली हाथ थे। हाँ, खिड़की की इतनी मजबूत ग्रिल तोड़ने में कैसे कामयाब हो गए वो? रोड रोलर की मदद से। रोड रोलर अभी भी बाहर खड़ा है, आपने देखा होगा। देखा है। हुआ क्या था? हम 7 बजे शोरूम बंद करते हैं। ठीक 7 बजे हमने शोरूम का शटर गिरा दिया था और उसे भीतर से बंद कर दिया था। फिर हमने गले का कैश गिना था और उसे उस ब्रीफकेस में बंद कर दिया था जो राजेश के पास था। हरनबी रोड पर ही सेंट्रल बैंक की इवनिंग ब्रांच है जहाँ की हम अपना कैश जमा कराते हैं। ये काम हमेशा राजेश करता था? अक्सर वही करता था, कभी कभार मैं भी जाता था। जो जाता था अकेला जाता था? नहीं, साथ में हमारे यहाँ का गार्ड बनवारी होता था। आज यहाँ नहीं था वो? हाँ, अभी भी है, बाहर बैठा है, बुलाऊं? अभी नहीं। विक्रम सिंह एक्शन टिटका और फिर बोला, तो कैश बैंक तक उस स्पेशल ब्रीफकेस में ले जाया जाता था जो कि जंजीर से कलाई में पहने जा सकने वाले हथकड़ी नुमा कंगन से जुड़ा होता था। हाँ, लेकिन ब्रीफकेस में रुपया तो उसे काट कर निकाला गया था। ब्रीफकेस को राजेश से चाबी छीनकर क्यों नहीं खोला गया था? क्योंकि चाबी राजेश के पास नहीं, बनवारी के पास थी। ऐसा ही दस्तूर बनाया हुआ था हमने। 2 जने बैंक जाते थे, एक जना ब्रीफकेस रखता था तो दूसरा चाबी। जिस वक्त डाकू यहाँ घुसे थे उस वक्त राजेश कैश के साथ यहाँ से रवाना होने ही वाला था। फिर क्या हुआ था? एकाएक एक धड़ाम की आवाज़ हुई थी और 4 नकाबपोश डाकू 100 विंडो के रास्ते भीतर घुस आए थे। मुझे बाद में मालूम हुआ था कि उन्होंने एक भारी जंजीर के सिरे पर लगा एक हुक शो विंडो की ग्रिल में फंसा दिया था और रोड रोलर चला दिया था। वो जंजीर क्योंकि रोड रोलर के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए शक्तिशाली रोड रोलर के चलते ही जंजीर के साथ खींचकर ग्रिल अपनी चौखट समेत उखड़कर बाहर फुटपाथ पर जा गिरी थी। तब भीतर मैं, राजेश, गार्ड बनवारी और 2 सेल्समैन मौजूद थे। भीतर आते ही रिवॉल्वर वाले 2 डाकुओं ने हम लोगों को कवर कर लिया और बाकी 2 डाकू शोकेस तोड़ तोड़कर उनमें से जेवरात निकालने लगे। तब तक मैं अलार्म बेल बजा चुका था, जिसके जवाब में कुछ ही क्षण बाद पुलिस यहाँ पहुँच गई। पुलिस को आया पाकर उन्होंने मेरे भाई को दबोच लिया और फिर उसी को ढाल बना करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पुलिस ने उन्हें रोकने की या उनके पीछे आने की कोशिश की तो वो मेरे भाई को शूट कर देंगे। उस धमकी से आतंकित होकर मैंने ही पुलिस वालों को उनके खिलाफ कोई कदम उठाने से रोका था। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से सुरक्षित निकल जाने के बाद और मेरे भाई के पास मौजूद नकद रुपया छीन चुकने के बाद वे उसे छोड़ देंगे, लेकिन उन हत्यारों ने ऐसा ना किया। जानी लेकर माने वे मेरे भाई की। अभी सिर्फ 25 साल का था बेचारा, कुछ भी तो नहीं देखा था उसने जिंदगी में। विक्रम सिंह के चेहरे पर गहरी हमदर्दी के भाव आए। एक ही भाई था मेरा, घनश्याम गुप्ता कांपते स्वर में बोला। औलाद मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे वो अपनी औलाद की तरह प्यारा था। आपके हाथों में नीले नीले धब्बे कैसे लगे हुए हैं? पता नहीं क्या है ये। गुप्ता अपनी उंगलियों और हथेलियों का मुआयना करते हुए तनिक उलझनपूर्ण स्वर में बोला। दोपहर से ये नीला रंग देख रहा हूँ मैं अपने हाथों में। मैंने इसे धोने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये छूटता ही नहीं। न पानी से छूटता है न साबुन से। आज सेल अच्छी हुई थी, बहुत नोट गिने मैंने। सोच रहा हूँ कहीं 100 के नोटों से तो नहीं छूटा ये रंग। गुप्ता जी, नोटों का कहीं रंग छूटता है? फिर तो मेरी समझ से बाहर है कि मेरे हाथों में ये नीला रंग कहाँ से लगा। आज आपके यहाँ से जो कुछ बिका वो सब एक ही ग्राहक ने खरीदा था या कई ग्राहकों ने? कई ग्राहकों ने। आपके यहाँ पेमेंट कौन हैंडल करता है? मैं। और बैंक ले जाने के लिए कैश कौन गिनता है? कभी मैं, कभी राजेश और कभी दोनों। आज किसने गिना था? मैंने और राजेश दोनों ने। पहले मैंने, फिर रकम की तस्दीक के लिए राजेश ने। वे तमाम नोट वही थे जो ग्राहकों से हासिल हुए थे। गले में पहले से कुछ नहीं था ना। गल्ला हम हर शाम को शोरूम बंद करने से पहले खाली करके जाते हैं। कभी कैश बैंक में जमा ना करा पाए तो? ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि राजेश के पास बैग में मौजूद हर नोट आज ही की सेल का था। हाँ, सभी नोट 100 के थे, अधिकतर 100 के थे, कुछ 50 के भी थे और कोई नोट नहीं था। ग्राहक आपके जाने पहचाने थे या अजनबी थे? सभी ग्राहक जाने पहचाने और अक्सर आने वाले थे। वो एक्शन टिटका सिवाय एक के। सिवाय एक के? जी हाँ, वो एक ग्राहक कोई 31 साल का नौजवान था जिसने मेरे से कोई 10,000 रुपये कीमत की हीरे की अंगूठी और टॉप्स खरीदे थे। मुझे वो नौजवान याद इसलिए है क्योंकि वो अपने हाव भाव और रख रखाव से हीरे के जेवरात खरीदने की औकात रखने वाला आदमी नहीं लगता था। उसका कोई नाम पता मालूम है आपको? कैसे मालूम होगा साहब? कैश कस्टमर का नाम पता थोड़ी ही पूछा जाता है। क्या उसे दोबारा देखे तो पहचान लेंगे? हाँ, बराबर। आप उसका हुलिया बयान कर सकते हैं? गुप्ता ने बड़ी बारीकी से अपने नौजवान ग्राहक का हुलिया बयान किया। हालांकि उस काम से कोई नतीजा हासिल होने की उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी विक्रम सिंह ने गुप्ता के अक्सर वहां आने वाले ग्राहकों के भी नाम पते नोट कर लिए। अब एक आखिरी बात और, वो बोला। गुप्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं कि आप किसी डकैत को नहीं पहचानते?
हाँ जी, गुप्ता बोला। एकदम ठीक कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हकीकतन किसी डकैत को पहचान गए हो, लेकिन इस दहशत में उसका नाम जुबान पर ना ला रहे हो कि कहीं आपके भाई की तरह वो आपका भी खून न कर दे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी डकैत को पहचानता होता तो मैं पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी का इंतजार ना करता। मैं खुद ही जाकर गला काट आता हरामजादे का। फ़ोन तो होगा आपके यहाँ? है जी, मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। ज़रूर करो जी, पीछे ऑफिस में फ़ोन है, वहाँ चले जाओ जी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने थाने फ़ोन किया। सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने उसे बताया कि नोटों को मार्क करने के काम आने वाली पारदर्शी नीली डाई मुगल बाग के थाने वालों ने इस्तेमाल की थी। कहानी यूँ बताई गई। मुगल बाग में एक सिगरेट की होलसेल की एजेंसी थी जिसकी 2-3 लाख रुपए रोजाना की सेल होती थी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था कि उनके स्टाफ का ही कोई आदमी बड़ी चतुराई से गले में से कुछ नोट सरका लेता था। वो आदमी सिर्फ निगरानी से पकड़ाई में नहीं आ रहा था, इसलिए एजेंसी वालों ने इस काम के लिए पुलिस की सहायता मांगी थी। पुलिस ने गले के नोटों पर वो पारदर्शी नीली डाई स्प्रे कर दी थी। वो डाई ऐसी थी कि वो केवल नमी के संसर्ग में आने के बाद उजागर होती थी और फिर नंगी आंखों को दिखाई देती थी। वो डाई नोटों पर लगाने का उद्देश्य चोरों को रंगे हाथों पकड़ना था। जो कोई भी नोटों को हैंडल करता वो डाई नोटों से उतरकर उसके हाथों को लग जाती। फिर जब भी हाथ नम होते या वो हाथों को धोता तो हाथों पर नीले रंग के धब्बे उभर आते। उस डाई की ये भी विशेषता थी कि जितनी ज़्यादा हाथों को धोया जाता उतनी ही वो और चमकती थी। उस डाई की वजह से उस शाम को ही एजेंसी का एक चपरासी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस रोज़ गले में से उसने 12,000 रुपये खिसकाए थे, जिसमें से 10,000 उसने उसी रोज़ खर्च भी कर दिए थे। यानी कि उस बार पुलिस ने मुहावरे के तौर पर नहीं, सचमुच ही अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वो अपने हाथों पर उभर आए नीले धब्बों से बेखबर नहीं था, लेकिन उसका कहना था कि अपनी 1000 कोशिशों के बावजूद वो उस नीले रंग को अपने हाथों से छुटा नहीं सका था। 2,000 रुपये नकद उसके पास से बरामद हुए और 10,000 रुपये की कीमत की हीरे की अंगूठी और टॉप्स उसकी बीवी के पास से बरामद हुए। चोर कबूल कर चुका था कि वे जेवरात चोरी की रकम से उसने हरनबी रोड पर स्थित गुप्ता ज्वेलर्स के यहाँ से खरीदे थे। विक्रम सिंह ने चोर का आमना सामना घनश्याम गुप्ता से करवाने का प्रबंध किया। गुप्ता ने उसे अपने उस रोज के ग्राहक के तौर पर फौरन पहचान लिया। तब ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई कि लगभग 1.25 लाख रुपए की जो नकद रकम डकैती में चोरी गई थी उसमें 100 के 100 नोट ऐसे थे जिन पर पारदर्शी नीली डाई का स्प्रे हुआ था। यानी कि जैसे वो डाई नोटों से उतरकर पहले सिगरेट एजेंसी के चोर के हाथों पर लगी थी और फिर घनश्याम गुप्ता और राजेश गुप्ता के हाथों पर लगी थी, वैसे ही वो एक या एक से अधिक डकैतों के हाथों पर भी लग सकती थी। तुरंत बड़े गोपनीय ढंग से नगर के तमाम केमिस्टों व केमिकल्स डीलर्स को आगाह कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति मेलासाइट ब्लू के नाम से जाने वाले डाई के धब्बे छुड़ाने के लिए कोई केमिकल खरीदने के लिए आए तो उसे किसी भी बहाने से अटकाकर 100 नंबर डायल किया जाए ताकि वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सके। यानी कि किसी न किसी डकैत के उस डाई की वजह से पकड़े जाने की पुलिस को पूरी उम्मीद थी। घनश्याम गुप्ता ने अपने साथ हुई उस शाम की ट्रेजेडी की खबर घर फोन करके अपनी बीवी सपना को देने की कोशिश की थी, तो दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि फ़ोन तो ठीक था, लेकिन फ़ोन उठाने के लिए उसकी बीवी हमेशा की तरह घर पर नहीं थी। फिर भी फ़ोन को ख़राब मानकर उसने शोरूम का एक सेल्समैन अपने घर भेजा तो वो खबर लाया कि घर में कोई नहीं था। उसने कई बार कॉल बेल बजाई थी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला था। घनश्याम गुप्ता की बीवी निहायत खूबसूरत थी और उससे 12 साल छोटी थी। कभी उसने उसकी खूबसूरती से ही प्रभावित होकर उसे अपने शोरूम में सेल्स गर्ल रखा था। इस बात से वो आज भी हैरान होता था कि मालिक की अपनी सेल्स गर्ल से मामूली चूमा चाटी इतना सीरियस अफेयर कैसे बन गई थी कि मालिक अपनी सेल्स गर्ल से शादी रचा बैठा था। आज 7 साल हो गए थे उन दोनों की शादी को, लेकिन गुप्ता को अभी तक औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। इस बात के लिए सपना उसे दोषी ठहराती थी, जबकि गुप्ता को पूरा शक था कि सपना ज़रूर ऐसी कोई गोली वोली खाती थी जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्भवती होने से बचाए रखती थी। सपना को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था और उसकी ये नीयत छुपती भी नहीं थी कि वो अपनी खूबसूरती और नौजवानी को सूम के माल की तरह सहेज कर रखना चाहती थी। एक बार गुप्ता ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपनी फिगर की रक्षा की खातिर औलाद नहीं पैदा करना चाहती थी और ज़रूर चुपचाप कोई गर्भ निरोधक गोली खाती थी। तो सपना ने ऐसा कोहराम मचाया था कि दोबारा फिर कभी वो विषय छेड़ने की गुप्ता की हिम्मत नहीं हुई थी। तब तो उसकी बीवी ने साफ साफ उसे नपुंसक करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुप्ता को अपनी बीवी के चरित्र पर भी शक था, लेकिन वो उससे इतना दबता था कि आज तक कभी वो बात अपनी जुबान पर लाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। 10 बजे उसने लिंक रोड पर स्थित अपनी कोठी का रुख किया। सपना तब भी घर पर नहीं होने वाली थी। वो शाम को कहीं जाती थी तो 11 साढ़े 11 बजे से पहले लौटती नहीं थी। शादी से पहले गुप्ता की कोठी में एक बूढ़ा नौकर था जिसे सपना ने शादी के 3 महीने बाद ही निकलवा दिया था।
जिसके बाद जो कड़क नौजवान नौकर सपना ने रखा था वो गुप्ता को एक आंख नहीं सुहाता था और खुद उसने उसकी छुट्टी कर दी थी। अब स्थिति ये थी कि जो नौकर गुप्ता को जचता था वो सपना को कबूल नहीं होता था और जो सपना को ठीक लगता था वो गुप्ता को कबूल नहीं होता था। इसी वजह से उन लोगों की कोठी पर कोई स्थायी नौकर नहीं था। एक नौकरानी और एक मिसरानी काम की खातिर दिन में वहां आती थी, लेकिन वे दोनों बाल बच्चेदार थी, इसलिए शाम को ही अपने अपने घर चली जाती थी। कितने अफसोस की बात थी, उसने मन ही मन सोचा। उसके भाई का खून हो गया था, उसके शोरूम पर डाका पड़ गया था और उसकी बीवी उस ट्रेजेडी से बेखबर अपनी ही रंगरेलिया में मग्न थी। तभी उसकी कार मैजेस्टिक सर्कल से गुजरी। वहां उसका पसंदीदा बार था। पहले तो वो कार को बार के आगे से गुजार ले गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे घुमाकर वापस बार के सामने ले आया। अपने गमजदा दिलो दिमाग को राहत पहुंचाने के लिए एक आध पैक पी लेने में उसे कोई हर्ज ना लगा। वो बार के एक कदरन तन्हा कोने में जा बैठा। पहला पैक उसने 30 सेकंड में पिया और दूसरा 30 मिनट में। तीसरे के इंतजार में वो अपनी खूबसूरत बीवी के बारे में सोचने लगा। कल भी वो घर पर नहीं थी, कल भी वो 11 बजे लौटी थी। गुप्ता तब बेडरूम में लेटा उस रोज का अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हंसती मुस्कुराती वो बेडरूम में दाखिल हुई थी। गुप्ता उठकर बैठ गया था। सपना के चेहरे पर उसे ऐसे कोई भाव नहीं दिखाई दिए थे जिनसे लगता हो कि इतनी रात गए घर लौटने पर वो शर्मिंदा थी। कहाँ से आई हो, उसने पूछा था। सिनेमा से। सिनेमा देखने गई थी मैं। कहाँ सिनेमा देखने गई थी? मेट्रो पर। मेट्रो पर? वहाँ तो सरफरोश लगी है ना? हाँ, वो फिल्म तो तुम अभी परसों देख कर आई थी। हाँ, लेकिन फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए आज फिर चली गई थी। तुम इवनिंग शो में ही क्यों जाती हो फिल्म देखने? नूनिया मैटिनी में क्यों नहीं जाती? क्योंकि माय डियर डार्लिंग हस्बैंड, नूनिया मैटिनी में मेरी वो सहेली मेरे साथ नहीं जा सकती जो मेरी सिनेमा की संगिनी है। मुझे तो तुमने अपनी उस सहेली से कभी मिलवाया नहीं। मिलवा देंगे। वैसे है तो वो सहेली ही, मतलब कोई सहेला तो नहीं। ओए होए, वो हंसी। अब तो तुम शक करना भी सीख गए हो। वो जबरन गुप्ता की गोद में बैठ गई और उसने उसके गले में अपनी गोरी सुडेल बाहें पिरो दी। फिर उसने बहुत जोर से अपनी पति के होंठ चूमे। रात को 11 बजे घर लौटी। अपनी बीवी की सांसों में बसी जिन का एहसास उसे जरूर हुआ होता, अगरचे वो खुद ना पिए होता। बीवी का रेशम जैसा मुलायम जिस्म अपनी गोद में ढेर होते ही उसका लगभग सारा गुस्सा काफुर हो गया। खाना खा लिया? सपना ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछा। हाँ। तो फिर वो बड़े मादक स्वर में बोली, आओ सो जाएं। तुमने नहीं खाना? नहीं। उसने गुप्ता को जबरन पलंग पर धकेल दिया। वही वो हरकतें थी उसकी बीवी की जो एक बारगी तो उसे भुलाई देती थी कि वो उसके लक्षणों की वजह से उससे खफा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, पिछली रात फिर भी गुप्ता ने कहा था, क्या अगर मुझे पता लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मरोड़ देना? सपना इटलाकर बोली थी। मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है, जो चीज़ आए मरोड़ दो। फिर वो तमाम दीन दुनिया भूलकर अपनी बीवी के बेपनाह हुस्न और जवानी के सैलाब में गोते खाने लगा था। वेटर तीसरा पैक लेकर आया, फिर चौथा, फिर पांचवा। गुप्ता साधारणतया 3 पैक से ज्यादा नहीं पीता था, लेकिन आज भाई की मौत के गम की वजह से पहले 3 पैक का तो उसे रत्ती भर भी नशा नहीं हुआ था। फिर छठा, फिर खाना। उस रात गुप्ता 12:30 बजे घर पहुंचा। वो नहीं जानता था कि उस रोज वो रास्ते में बार में रुक जाने की जगह सीधा घर लौटा होता तो तकदीर ने कितनी जहमतों और दुश्वारियों से उसे बचा लिया होता। उसका उस रोज सीधे घर जाना उसके लिए तो अच्छा होता ही, उसकी बीवी के लिए और भी अच्छा होता। हरनबी रोड पर ही एक ब्लू स्टार नाम का एक कैबरे जॉइंट था, जहाँ की वेरोनिका स्मिथ नाम की एक क्रिश्चियन महिला होस्टेस थी। वो उम्र में कोई 30 साल की, रंग की सांवली लेकिन निहायत तीखे नैन नक्श वाली औरत थी। अपने पति से उसका तलाक हो चुका था और वो इसे अपनी खुशकिस्मती मानती थी कि उसका निकम्मा पति मिस्टर स्मिथ उसके सिर किसी बच्चे की जिम्मेदारी थोपने में कामयाब नहीं हो पाया था। कभी कुलभूषण की उससे बहुत गहरी छनती थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ब्लू स्टार पहुंचे। मालूम हुआ कि उस दिन वेरोनिका जल्दी घर चली गई। विक्रम सिंह को उसका घर मालूम था, वो वहीं हरनबी रोड पर ही रहती थी। दोनों उसके घर पहुंचे। कॉल बेल की आवाज पर वेरोनिका ने दरवाजा खोला। विक्रम सिंह को आया जानकर उसकी बाँछें खिल गई, लेकिन फिर जो ही उसकी निगाह साथ आए सब इंस्पेक्टर पर पड़ी तो जैसे उसके सारे जोशो खरोश का फ्यूज उड़ गया। हेलो, विक्रम सिंह बोला। हेलो, वो बोली और दरवाजे पर से हट गई। दोनों भीतर दाखिल हुए। तशरीफ रखिए, वेरोनिका बोली। नहीं, ऐसे ही ठीक है, विक्रम सिंह बोला। बैठने का वक्त नहीं, जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। पुलिसिया जो ठहरे, पुलिसियों को होता है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को नहीं होता। कैसे आना हुआ इतनी रात गए? वेरोनिका बोली। तुमसे एक बात पूछना चाहता था। बात तो एक मैं भी पूछना चाहती हूँ तुमसे इंस्पेक्टर साहब। क्या? विक्रम सिंह सक पकाया। पूछूं?
शौक से पूछो, रात के वक्त बिना जोड़ीदार के कहीं आते जाते तुम्हें डर लगता है ना? विक्रम सिंह ने हंसना अपेक्षित था, लेकिन वो नहीं हंसा। मजाक कर रही हो? वो गंभीरता से बोला। हाँ, वेरोनिका तनिक विचलित स्वर में बोली। फिर ठीक है, तुम्हें खबर लगी? किस बात की? कुलभूषण के जेल के तोड़ के भाग निकलने की। हाँ लगी। वो अगर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पनाह दोगी? मैं किसी डकैत और हत्यारे से रिश्ता रखने की ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन पहले तो तुम्हारी उससे बहुत गाड़ी छनती थी, तब मुझे उसकी असलियत नहीं मालूम थी। वो फिर भी तुम्हारे पास आ सकता है। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे उम्मीद है वेरोनिका। वो एक खतरनाक अपराधी है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी गिरफ्तारी में हमारी मदद करो। तुम चाहते हो कि अगर वो यहाँ आए तो मैं इसे यहाँ रोक के रखूँ और फिर उसकी खबर पुलिस को कर दूँ? हाँ, बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। ये धोखेबाजी होगी, एक गुंडे बदमाश के साथ, जो कि ऐसी धोखेबाजी के ही काबिल है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये पुलिस के साथ, मुल्क के कायदे कानून के साथ, सामाजिक व्यवस्था के साथ धोखेबाजी होगी। जो शख्स समाज के लिए खतरा हो उसकी गिरफ्तारी में मददगार साबित होना हर कर्तव्यपरायण नागरिक का फर्ज बनता है। वो सोचने लगी। इंस्पेक्टर अपलक उसे देखता हुआ उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। ओके, अंत में वो निर्णयात्मक स्वर में बोली, मुझे उम्मीद तो नहीं वो यहाँ आएगा, लेकिन अगर वो यहाँ आया तो मैं वही करूँगी जो तुम चाहते हो कि मैं करूँ। शाबाश साहब। वे नीचे सड़क पर आए तो सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना बड़े दयनीय स्वर में बोला, मुझे अब छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी दे दूँ? विक्रम सिंह ने उसे घूरा। शायद तुम भूल गए हो कि पुलिस की नौकरी में सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारी 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं। साहब, सरकारी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं, तो अपनी जाती मेहरबानी ही कीजिए मुझ पर। तुमने फिर उस फर्नीचर वाले की लड़की से मिलने जाना होगा। पोती से? वो सबरवाल साहब की लड़की नहीं, पोती है। पोती? क्या नाम बताया था तुमने उसका? सीमा। सीमा सबरवाल। तुम वाकई उससे शादी करना चाहते हो? जी हाँ। ये जानते बूझते कि वो गूंगी बहरी है? जी हाँ। लेकिन ये कोई वक्त है प्रेमिका से मिलने जाने का? साहब, सीमा को वक्त से ऐतराज नहीं, बस 24 घंटों में एक बार मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, चाहे दिन के 12 बजे हों या चाहे रात के। और फिर मेरी प्रेमिका मेरी होने वाली बीवी भी है। हो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि महकमा मुझे शादी करने लायक छुट्टियां नहीं दे रहा। क्योंकि ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का दूसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।